दोनों की तरफ देख रहा था। ईसुरी के अलावा उसके साथ चल रहे चंदन को देखकर उसकी ताकत जानने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ताकतवर आदमी ईसुरी के साथ क्या कर रहा है। वो ईसुरी और चंदन के सामने जाकर बोला, क्या मैं जान सकता हूं कि आप? मंगलू इससे पहले कि कुछ और कहता, चंदन के हाथों ने उसकी गर्दन को बुरी तरह से मरोड़ दिया और उसके बाद उसके कान के पास जाकर बोला, मालिक ने कहा है कि वो तुम्हारी कोई भी बकवास नहीं सुनना चाहते, इसलिए चुप रहो। मैं तुम्हें जल्द से जल्द मौत के घाट उतार दूंगा। चंदन की शक्ति देखकर मंगलू समझ गया था कि चंदन के पास 11 गुना समुद्र की शक्ति है और वो जल्दी ही आसमान की शक्ति पाने वाला था। पर चंदन को इस तरह खुद पर वार करता देख मंगलू ने उसे आगाह करते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे मार दोगे? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूं? इतना कहने के बाद मंगलू ने तुरंत ही अपनी शक्ति से चंदन के हाथों को खुद से अलग कर दिया और उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। मंगलू को लगा कि वो चंदन से जीत चुका है और वो धीरे धीरे करके ईसुरी और चंदन से दूर हटने लगा। पर ईसुरी के आदेश की वजह से चंदन ने मंगलू का पीछा नहीं छोड़ा था और जैसे जैसे मंगलू पीछे हट रहा था वैसे वैसे चंदन उसके पास जा रहा था। मंगलू पर चंदन जोर जोर से प्रहार कर रहा था और उससे मंगलू बचने की लाख कोशिश कर रहा था। पर अफसोस मंगलू किसी भी तरह से जीत नहीं पाया और चंदन का आखिरी वार जो मंगलू की छाती पर था उससे उसकी सांसें रुक गई। चंदन ने अपने दूसरे वार से मंगलू को खुद से थोड़ा दूर धकेल दिया और फिर ईसुरी के साथ चलने लगा। ईसुरी के साथ चलते हुए चंदन ने मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है मेरी वजह से आपको देर नहीं हुई होगी। मैंने उस आदमी का काम तमाम कर दिया है। चंदन ने मंगलू की तरफ दूसरी बार उसका चेहरा तक नहीं देखा जिससे ये पता चल जाए कि वो सच में मर गया है या जिंदा है। चंदन की तारीफ करते हुए ईसुरी ने कहा, नहीं, मेरा एक पल भी खराब नहीं हुआ। तुमने काफी जल्दी काम खत्म कर दिया। ईसुरी की जुबान से अपनी तारीफ सुनकर चंदन ने उससे कहा, दरअसल मैंने जिस तरह से इस मंगलू पर आखिरी वार किया था वो कला मुझे आपके माँ पिता ने ही सिखाई थी और उसके अलावा मेरी शक्ति उससे 4 गुना ज्यादा थी और उसके बाद भी मैं उसे इतने समय में नहीं मार पाता तो मेरे पूरे जीवन की शक्ति और अभ्यास का कोई मतलब नहीं रहता। चंदन की सब बातें ईसुरी सिर्फ सुन रहा था और चुपचाप चल रहा था। उसे शायद समझ भी नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। चंदन कुछ देर तक चुप रहा और उसके बाद उसने कुछ सोचते हुए कहा, मालिक, आपसे एक और बात करनी थी। मैंने आपके सारे सेवकों को देखा, उनकी शक्ति ज्यादा नहीं है और अगर उन सेवकों के रहते किसी भी दुश्मन ने घर पर वार किया तो वो लोग उनसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुझे लगता है कि हमें कुछ ताकतवर सेवकों को घर में रखना चाहिए, कम से कम जब आप घर में नहीं रहते उसी वक्त के लिए। बच्चों का घर में अकेले सुरक्षित रहना जरूरी है। चंदन की बातें ईसुरी सुन रहा था पर उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने चंदन से कहा, तुम चिंता मत करो, जब तक वो घर में है हमेशा सुरक्षित ही रहेंगे। ईसुरी की ये बात चंदन को बिल्कुल समझ नहीं आई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से ईसुरी के बच्चे बस घर में रहकर ही सुरक्षित रहेंगे। पर चंदन ईसुरी की किसी भी बात पर ज्यादा सवाल नहीं करना चाहता था। चंदन के हिसाब से अगर ईसुरी खुद अपने बच्चों को लेकर निश्चिंत है तो उसे ज्यादा सोचने की जरूरत क्या है। इधर ईसुरी और चंदन बच्चों की सुरक्षा की बात कर रहे थे और इधर ईसुरी के नहीं रहने पर पटवर्धन के भेजे हुए कुछ और हत्यारे उसके घर पर पहुंच गए थे। पटवर्धन ने अपनी योजना में कुछ हत्यारों को ईसुरी के पास भेजा था और कुछ हत्यारों को ईसुरी के घर में बच्चों को खत्म करने के लिए। ईसुरी के घर में इस समय 7 हत्यारे आ चुके थे और वो सब उन बच्चों से मुकाबला करने के लिए बहुत ताकतवर थे। उन 7 लोगों को खुद पटवर्धन के पिताजी ज्ञान सागर ने ही लड़ाई और तलवारबाजी सिखाई थी। वो लोग धीरे धीरे कदमों से ईसुरी के घर की तरफ बढ़ रहे थे। ज्ञान सागर नहीं जानते थे कि एक दिन उनका बेटा ही उनके सिखाए लोगों का इस्तेमाल करेगा। पटवर्धन अब अपने सबसे ताकतवर लोगों का इस्तेमाल करना चाह रहा था क्योंकि जब से ईसुरी ने खूनी गिरोह को खत्म किया था तब से पटवर्धन ने उसकी शक्ति को कम आंकना बंद कर दिया था। पटवर्धन की योजना के हिसाब से जब ईसुरी घर से बाहर चला जाएगा उसी वक्त ये हत्यारे उसके बच्चों और सेवकों को खत्म कर देंगे और जब ईसुरी वापस आएगा तो उसके घर में उसके बच्चों का खून बह रहा होगा। पटवर्धन ये सब कुछ करके ईसुरी को सबक सिखाना चाहता था। ईसुरी ने उसके भाई को जान से मारा था और अब पटवर्धन भी ईसुरी के बच्चों को
जान से खत्म करना चाहता था। पटवर्धन के भेजे हुए हत्यारे रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ईसुरी के घर के अंदर घुस गए। मुखिया और वीरप्पन, जिनकी शक्ति बाकी सबसे बेहतर थी, वो दोनों ही इन हत्यारों के अंदर घुसने को महसूस कर गए और जैसे ही उन्हें ये आभास हुआ, उन्होंने जोर से चिल्लाते हुए पूछा, कौन है जो इस तरह से अंदर घुस आया है? मुखिया का सवाल सुनकर एक हत्यारे ने कहा, हम तुम सबकी मौत है, तुम्हारी जान लेने के लिए आए हैं। हत्यारे की ये बात सुनकर मुखिया तुरंत ही प्रयाण के पास गया और उससे बोला, छोटे मालिक, हमें जल्द से जल्द ईसुरी जी की जरूरत इस घर में रहेगी। उनके अलावा इन लोगों से हमें और कोई नहीं बचा पाएगा। इन सब की शक्ति हम लोगों से ज्यादा है और इन्हें हम बहुत लंबे समय तक नहीं रोक पाएंगे। मुखिया की बात सुनते ही प्रयाण ने उन सब हत्यारों की तरफ देखा और फिर आराम से कहा, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी हम लोगों को जान बचाने के लिए एक खजाना जैसी चीज देकर गए हैं। गुलजीत को बचाने के लिए दक्ष को अब तय समय अनुसार ने उन सब हत्यारों की तरफ देखा और फिर आराम से कहा, आप चिंता मत कीजिए, पिताजी हम लोगों को जान बचाने के लिए एक खजाना जैसी चीज देकर गए हैं। प्रयाण को कुछ दिन पहले ईसुरी ने एक सोने से बनी हुई जादुई अंगूठी दी थी। इस अंगूठी का इस्तेमाल करते ही पूरे घर में जो चीज जहां है वहीं पर रुक जाएगी और बर्फ की तरह बन जाएगी। अपनी जगह से जरा भी हिल नहीं पाएगी, कोई जिंदा हो या मर गया हो। ये अंगूठी सब लोगों पर एक जैसा काम करती थी। उन 7 बच्चों के अलावा उस घर में और कोई नहीं चल सकता था, क्योंकि उस अंगूठी में उन बच्चों का एक एक बूंद खून मिला हुआ था। बच्चों के खून को पहचानने की वजह से अंगूठी सिर्फ उन बच्चों को ही बर्फ नहीं बनाती। प्रयाण ने उस अंगूठी के बारे में बताने के बाद उस पर मंत्र पढ़ दिया और मंत्र पढ़ते ही पूरा घर बर्फ जैसा हो गया। सिर्फ 7 बच्चे ही उस पूरे घर में चल फिर सकते थे। केदार ने प्रयाण को देखकर कहा, बड़े भाई, क्यों ना जब तक ये लोग जम गए हैं हम इन लोगों को खत्म कर दें। केदार की बात सुनकर प्रयाण ने उसे समझाकर कहा, क्यों मारना है तुम्हें इन सबको? क्या पता अगर हमने इन लोगों को छुआ और ये सब लोग जिंदा हो गए तो? इन लोगों के पास इतनी शक्ति है कि अगर ये लोग फिर से जिंदा हो गए तो हम इनका कुछ नहीं कर पाएंगे, और हमारे पास इतनी कम शक्ति है कि हम इनको किसी भी तरह से मार नहीं सकते। अद्रिजा भी ये सब कुछ देख रही थी। उसने अपने बड़े भाई से सवाल करते हुए कहा, तो अब हम क्या करने वाले हैं भैया? अद्रिजा की बात का जवाब देते हुए प्रयाण ने कहा, रुको, मुझे ऐसा लगता है कि हमें पिताजी के आने का इंतजार करना चाहिए। मुझे नहीं पता कि पिताजी कितनी देर में आएंगे, और ये भी नहीं पता कि ये लोग इस अंगूठी से कितनी देर तक ऐसे बर्फ बने रह सकते हैं। प्रयाण की बातें उम्मीद खत्म कर रही थी। घर के सेवक सेविका, मधुमती और मालती सब लोग बर्फ बने हुए थे, और इसीलिए तनय ने अपने बाकी भाई बहनों की तरफ देखकर कहा, मैं तो अब सोने जा रहा हूं, आप लोग देख लो आपको क्या करना है। तनय की ऐसी बेफिक्री बात सुनकर अद्रिजा ने उसको कहा, तनय, क्या तुम्हें इस बात का डर नहीं है कि जब तुम सो जाओगे तो कोई तुम्हारा सिर ना काट दे? कितने ज्यादा बहादुर हो तुम। अद्रिजा की बातें तनय पर कोई असर नहीं कर रही थी। उसने तुरंत कहा, देखिए दीदी, अगर पिताजी समय से आ गए तब तो हमारे साथ कोई कुछ नहीं कर सकता, पर अगर पिताजी समय से नहीं लौटे तो मैं नींद में ही मरना पसंद करूंगा। मैं मरने का दर्द नहीं बर्दाश्त कर सकता। तनय की बातें सुनकर होमा ने भी उसका हाथ पकड़ा और सोने के लिए चली गई। होमा और तनय दोनों की ही आंखें बहुत नींद में लग रही थी। तनय और होमा के जाने के बाद केदार, शिविन और अंतरिक्षा भी सोने के लिए चले गए, और अब बस अद्रिजा और प्रयाण ही सबको खड़े होकर देख रहे थे। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करें। अद्रिजा ने काफी देर के बाद कहा, भाई, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर खड़े होकर पिताजी के आने का इंतजार करो, और मैं अंदर उन लोगों के पास खड़ी रहती हूँ ताकि उन्हें बता सकूं कि किस समय भागना है। प्रयाण अद्रिजा की इस बात से इनकार नहीं कर सकता था। वो घर में सबसे बड़ा था, इसलिए हर फैसला उसे हर किसी की भलाई के लिए ही लेना था। अद्रिजा की बात पर हामी भरने के बाद प्रयाण अकेला घर के दरवाजे के पास खड़ा ईसुरी के आने का इंतजार कर रहा था। अद्रिजा अंदर जा चुकी थी। प्रयाण अब ईसुरी के जल्दी से लौटने का इंतजार कर रहा था। बस प्रयाण चाहता था कि उसके भाई बहनों को उसके रहते किसी भी मुसीबत का सामना ना करना पड़े, और इसके लिए वो खुद खतरे से भरी जगह पर अकेले खड़ा था। और प्रयाण का इंतजार ज्यादा लंबा नहीं हुआ, क्योंकि ईसुरी समय से काफी पहले ही घर आ चुका था। ईसुरी और चंदन जैसे ही घर के बाहर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर के अंदर किसी तरह की शक्ति का इस्तेमाल हुआ है, और उस शक्ति को ईसुरी और चंदन
कुछ ही देर में पहचान गए। चंदन ने उलझन में कहा, मालिक, ये घर की क्या हालत हुई है? चंदन के सवाल पर ईश्वरी ने कहा, घर का इस तरह का हाल देखकर साफ पता चल रहा है कि घर में कोई उस समय आया जब मैं घर पर नहीं था। ईश्वरी की बात पर चंदन ने उसकी तरफ देखा। चंदन को अपनी दी हुई सलाह याद आ रही थी। अगर चंदन पहले ही ये सलाह दे चुका होता तो आज घर का ये हाल नहीं हुआ होता। क्या ईश्वरी अपने घर पर हुए इस हमले का बदला लेगा? क्या चंदन उसकी इस सब में मदद करेगा? क्या चंदन की सलाह ईश्वरी मानेगा? इन